से नहीं, पिछले 30-40 वर्षों से मैं लगातार सुनता आ रहा हूं। कभी कभी एटीट्यूड में बदलाव आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम प्रवाह में पतित होकर, ये सब मैं श्रद्धेय आचार्य जी की डायरी से उतार के लाए हैं, प्रवाह में पतित होकर हम वृद्धि करने से बेहतर है कि विचार पूर्वक मुट्ठी भर समूह को हम तैयार करके आलोक संस्थान को आगे बढ़ाएं। क्या शब्द लिखा आपने? प्रवाह में प्रतीत होकर वृद्धि करने से बेहतर है विचार पूर्वक मुट्ठी भर समूह को तैयार करके आलोक को आगे ले जाए। ये लिखने योग्य, ये कोटेशन है। बात आती कि आपकी प्रामाणिकता क्या है। अब प्रेम का आधार क्या है? प्रेम का आधार तो ये कि आप जब स्कूल में एंट्री करते हो तो आप एक स्कूल के घटक हो। मैं इसका अभिन्न अंग हूं। किसी से प्रश्न किया जाए कि तुम क्या करते हो, तो वो बोलेगा मैं सब नौकरी करता हूं। दिस कैन बी द गुड रिप्लाई। दूसरे से पूछा आप क्या करते नौकरी, मैं आलोक में नौकरी करता हूं। दूसरे से पूछा आप क्या करते हो, कि सर मैं टीचर हूं आलोक में। बहुत अच्छा, ये भी रिप्लाई सही है। तीसरे से पूछा कि आप क्या करते हो, कि सर मैं तो कर्मचारी हूं। कहां कर्मचारी? आलोक में कर्मचारी हूं। और चौथे से पूछा कि तुम क्या करते हो, कि सर मैं आलोक संस्थान का कार्य करता हूं। बात एक ही है, लेकिन चारों बातों के कहने का अंतर अलग अलग है। एक अपने आप को कर्मचारी मान रहा है, एक अपने आप को सिर्फ टीचर मान रहा है, एक अपने आप को एम्प्लॉय मान रहा है, और एक अपने आप को उस संस्था का घटक मान रहा है कि मैं यहाँ का कार्यकर्ता हूं। संगठन से इसका जुड़ाव है। बाकी सब तो पैसे से लिए जुड़े हुए उन तीन लोग तो इसलिए सरकार में कर्मचारी होते हैं, वहां कार्यकर्ता नहीं होते हैं। इसलिए जिस दिन वो सरकार की नौकरी छोड़ता है उसके बाद उस सरकार से कोई लेना देना नहीं होता, उसका कोई अटैचमेंट नहीं होता। लेकिन आलोक में काम करने वाला व्यक्ति अगर वो टीचर चला भी जाता है, तो आज जैसे वो गिरजा मैडम का फोन आया मेरे बच्चे की शादी आपको आना है, तो वो तो चली गई, लेकिन उन्होंने फोन करके बोला कि मैं कार्ड देके घर पे आई हूं। तो ये क्या बताता है? संस्था के प्रति एक अटैचमेंट रहा। मैं काम करके गई तो मेरा इस संस्था से लेना देना है। ये विचार जब आपके मन में आता है, अब प्रश्न आता है कि आपकी प्रामाणिकता क्या है। हाँ, ये सब आचार्य जी ने लिखा है डायरी में। आपकी प्रामाणिकता क्या है? आपकी प्रामाणिकता यह है कि जब आप यहां से बाहर होते हैं और जो आप इस संस्था के लिए बोलते हैं वो आपकी प्रामाणिकता है। यहां बैठकर ललित जी की चापलूसी करो, या प्रिंसिपल की चमचागिरी करने चले जाओ, या डायरेक्टर की बहुत तारीफें के पुल बांधने चले जाओ, वो आपकी प्रामाणिकता नहीं है ना। वो तो आप मोटिवेट कर रहे हैं वहां तक तो ठीक है, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं वहां तक भी ठीक है, लेकिन आप बाहर आप क्या बोलते हो? मैंने अभी आलोक फतेहपुरा में ये बात बोली थी, ये सब निश्चय जी भी सुन रहे हैं, वहां वीरेंद्र जी बैठे हैं। मैंने एक बात बोली थी कि जो ये 5 बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं, ये 5 बच्चे जो बैठे हुए हैं, यूसुफ है, कृष्णकांत कुमावत है, लोकेश जैन है, हाँ, और क्या, हाँ, पंकज जैन है, और एक और कौन था वो, हाँ, हाँ, विश्वराज। ये ये जो बच्चे बैठे हुए ये ईमानदार हैं। मैंने कहा ईमानदार है। क्यों ईमानदार है? इसलिए ईमानदार है कि ये जब यहां जो बोल रहे हैं, यहां बोल के नीचे उतरे हैं, ये बाहर भी यही बोलते हैं। और यही वजह इनकी ईमानदारी की कि ये जब लीड कर रहे थे तो 750 बच्चे एल्यूमिनी के इकट्ठे हुए। इट इज ऑल ड्यू टू द truthfulness of the leaders, the efforts they have made. It was not only a fun-making party. It was the efforts done by the old boys to make it a big success. अब जब हम सामूहिक विचार करते हैं, विचार करके निर्णय लेते हैं,
निर्णय लेने के बाद अगर कोई पीछे से प्राचार्य भी कतरनी की तरह कैंची चलाता है, कमेंट करता है, तो उसकी भी वो चरित्रहीनता है, तो अध्यापक की भी चरित्रहीनता है। जिस समय निर्णय लिया जा रहा है वो निर्णय एक होता है, निर्णय हमेशा सही होता है। मैथमेटिक्स की तरह एक जना सवाल करे या 100 जने सवाल करें, उत्तर तो एक आएगा, उत्तर तो एक आएगा। यानी 100 जने एक ही प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं तो भी वही उत्तर आएगा, अकेला एक व्यक्ति कर रहा है तो भी वही उत्तर आएगा। वो एक समूह का निर्णय होता है जिसको एक व्यक्ति लेता है। क्या बढ़िया बात बोली। ये मैनेजमेंट पढ़ने की बात है आज, इसलिए मैंने इसको कहा रिकॉर्डेड। क्या पता ये शब्द वापस निकले ना निकले, कि जो निर्णय लिया गया वो गणित की तरह है। वो लिया जाने वाला निर्णय एक व्यक्ति ले रहा है, लेकिन समूह से चर्चा करके ले रहा है, इसलिए उसका उत्तर गणित की तरह एक है। इसलिए उस निर्णय पर प्रश्न चिन्ह दोबारा नहीं लगाना चाहिए, तो संगठन आगे बढ़ता है। कितनी बढ़िया बात है। घोड़ा घोड़ा है तो घोड़ा ही दिखेगा, यूं तो ही नहीं इसको गधा दिखेगा, हाँ, इसको घोड़ा दिखेगा, इसको भैंस दिखेगा, हाँ, इसको हाथी दिखेगा, नहीं, घोड़ा तो घोड़ा ही है। तो घोड़ा घोड़ा ही दिखेगा, यानी कि यदि सही है निर्णय तो वो सही दिखेगा, तो गलत नहीं दिखेगा। और सर मेरे बारे में गलत धारणा, अरे भाई गलत धारणा कैसे हो सकती है? तो जिस समय आप आलोक में प्रवेश करते हैं अपने व्यक्तित्व को छोड़कर, हाँ, हमारी लाइफ ईगो सेंट्रिक है। अब मैं वर्तमान पे आता हूं। अभी मैं एक टीवी प्रोग्राम देख रहा था, वो आपकी अदालत, उसमें गौर गोपाल दास ने एक उदाहरण दिया। उसने कहा कि यू टॉक अबाउट द लव, प्रेम, शुद्ध सात्विक प्रेम की बात करते हो, आप शुद्ध सात्विक प्रेम की बात तो करते हो, फिर भी लोगों बीच दूरियां क्यों हैं? तो गौर गोपाल दास ने कहा कि इट इज ओनली वन रीजन, दैट इज ईगो सेंट्रिक। क्या बोला? ईगो सेंट्रिक। मैं मेरे पिताजी से 2 साल मैंने बात नहीं करी। मेरी इच्छा थी मेरे पिताजी मुझसे बात करें। मेरी माँ रोज कहती थी तू पिताजी से बात कर ले, लेकिन मेरे पिताजी तंबाकू खाते थे, इसलिए मैंने मेरे पिताजी से बात नहीं करी। मेरा अपना ईगो था। मैं संत हो गया, लेकिन मेरा ईगो मेरे आड़े आते रहा, नहीं मैं नहीं बात करूंगा। एक दिन माँ ने कहा तेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब, आके मिल ले। तो मैं लंदन था, तो मैंने फोन पे बात करी, तो उन्होंने मुझे डांटा नहीं, मुझे एक तरह से कहा बेटा मैं तेरे से मिलना चाहता हूँ, तुम बहुत अच्छा बोलते हो, मुझे, तुम लंदन में हो ना, तो तुम्हारी लंदन की पेन ड्राइव लेके आना स्पीच की, लंदन के स्पीच की पेन ड्राइव लेके आना। और मैं जब पहुंचा तब तक मेरे पिताजी जा चुके थे। मेरे ईगो के कारण मैं उनसे मिल नहीं पाया, और वो लास्ट में पेन ड्राइव मैंने उनके हाथ में रख दी, किसी ने देखी नहीं, और मैंने उनके हाथ में रख दी, आंसू बह निकले। विचारों की एक सूत्र था, आपका ईगो है, आप काम करते हैं, मैं बहुत काम करता हूं, ये भाव अगर आपके मन में अहम पैदा करता है व्यक्ति के, उस दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ए पर्सन। ये है, भाव है। कितनी बड़ी बात कही उसने। ईगो के कारण हम अपने रिश्तों को खत्म कर देते हैं, ईगो के कारण। मैं क्यों बात करूं, मुझे इससे क्या लेना देना, मैंने थोड़ी गलती करी। ये विचार मन में जब आता है तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। इसलिए हमको भी संगठन में काम करते हुए, मैं सॉरी थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं, इसलिए कोई नहीं, चलिए ठीक है, बिल्कुल। क्या करते हैं हम, शुरू क्या करते हैं हम,
मंडन करते हैं। मंडन मतलब कि महिमा मंडन, हम ये काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं। आप अपना महिमा मंडन मत करिए, संस्था का महिमा मंडन करिए। संस्था ये कर रही है, वो असली मंडन। हम उल्टा काम करते हैं, अपने तो महिमा मंडन करते हैं और संस्था के काम का खंडन करते हैं। दो शब्द है, महिमा मंडन और खंडन। इसको उल्टा कर लीजिए। आपकी कोई प्रशंसा करे उसका खंडन करिए। विकास का रास्ता क्या है? आपकी कोई प्रशंसा करता है उसका खंडन, अरे नहीं नहीं सर मेरा ऐसा नहीं, मैं तो प्रयास करता हूं, मैं इस लायक नहीं हूं, मुझे आप ऊपर ना पहना रहे, मेरी को पगड़ी पहना रहे, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं तो काम कर रहा हूं सर। ये है खंडन। और मंडन क्या है? अरे आपकी संस्था में ये कमी है, वो कमी है, वहां कम नहीं, ऐसा नहीं है। ये बच्चे की कमी हो सकती है, टीचर की कमी हो सकती है, लेकिन संस्था की कमी नहीं हो सकती। कल मुझसे कोई एक जना मिलने आया तो उसने कहा कि ये सर ये है, उसने पूरी संस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। व्यक्ति विशेष के कारण संस्था जब कटघरे में खड़ी होती है, क्योंकि अध्यापक के लिए तो 50 बच्चे हैं, लेकिन उस अभिभावक के लिए तो वो एक बच्चा 50 के बराबर है। इसलिए एक बैलेंस बना के जब तक हम काम नहीं करेंगे, ये वो समय है, राइट समय, जब हम अपने स्कूल की महिमा का मंडन करें और अपनी अपनी चीज का खंडन करते हुए आगे बढ़े, तो आप आगे चल पाओगे। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पुनः स्मरण जरूरी है। पुनः स्मरण करा रहा हूं मैं, ये रीओरिएंटेशन है। जब विस्मरण हो जाता है तो स्मरण कराना जरूरी होता है कि हम कहा, हम कौन है, तुम हो क्या, समस्या क्या है, हमारी आत्मविस्मृति। हम वो हो जाते हैं, अरे हम वो वहां हो रहा है ऐसा, वहां ऐसा हो रहा है, उस स्कूल में हो रहा है, वो क्रॉसवर्ड वाला कितना आगे बढ़ रहा है, फलाना ने कितनी बड़ी बिल्डिंग बना ली, उसके कमरे एयर कंडीशन बने हुए हैं, उनके फर्नीचर कितने कलरफुल है। इससे इंस्टीट्यूट का दिखावा हो सकता है। आज के जमाने में कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए, मैं भी मानता हूं होना चाहिए, स्मार्ट बोर्ड भी होना चाहिए, बढ़िया कमरा भी होना चाहिए, हमने चितवत सभागार बनाया, बड़ा 5 स्टार लेवल का बना है, जरूरी है, समय के साथ जरूरी है। लेकिन वो वो ही जरूरी है क्या? वही जरूरी है क्या? मैं संघ वालों के कार्यक्रम देखता हूं, मैं तो खुद ही स्वयंसेवक है। वो एक नागपुर कार्यालय में गया तो वहां एक गोल कुर्सी बनी हुई है, उस पे डॉक्टर हेडगेवार बैठे हुए, टांग पे टांग रख के बस, और एक सिंपल सी टेबल बेंच लगी रहती। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्या है? विचार। विचार महत्वपूर्ण है। जिस विचार को लेकर आलोक के टीचर जिस दिन आता है, उसके हम ओरिएंटेशन क्यों करते 3 दिन, वो विचार बैठ जाए आपके दिमाग में। आलोक का दर्शन ये है, आलोक की संस्कृति ये है, आलोक के बच्चों में ये काम करना है, आलोक के बच्चों को संस्कार देने के लिए आपको ये एक्टिविटी करनी है। ये विचार, हम क्या हैं, प्रश्न लिखिए, हम क्या हैं। दूसरा है कि हम कौन हैं, हम कौन है, आखिर हम है कौन, क्या काम करने हैं। और तीसरा विषय, हमारे कर्तव्य क्या है। मैं ये बातें आज बहुत अध्ययन करके आया हूं, और ये आचार्य जी की डायरी से निकाल के आया, तो मैंने कहा आज मैं भूल न जाऊं, इसलिए नववर्ष के कार्यक्रम होने के बावजूद भी मैं ये विषय लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ, क्योंकि मैंने इन पॉइंट्स को बनाए सवेरे। हाँ, आगे क्या कहते हैं आचार्य जी? ध्येय दृष्टि होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए गतिविधि, आप खेलो कूदो, आनंद करो, सब करो, खूब मस्ती करो, नए आधुनिकता के साथ जुड़ो, नए नए एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन आत्मदीपो भव हमारा ध्येय है। क्या ध्येय है? आत्मदीपो भव। और आज मैं, वो मुझे नहीं पता उस मनमोहन ने उसको रिकॉर्ड किया नहीं किया, उस दिन मैंने कहा था उसको रिकॉर्ड करके भेजना था कि आत्मदीपो भव है क्या, और इसको, इस लोगों को हमने ऐसा क्यों बनाया। मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि गौतम बुद्ध जब समापन की ओर जा रहे थे, मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे, तो आनंद मैत्रेय ने पास आकर कहा कि बनते, हमारा कौन है, हमारा कौन है, आप चले गए तो अब हमें राह कौन दिखाएगा।
गौतम बुद्ध मुस्कुरा दिया। उन्होंने कहा कि तुम कल आना। कि आप तो कह रहे हैं कल मैं चला जाऊंगा, तुम कल आना ना, अंतिम बात कहूंगा। मृत्यु शैया पर बैठे हुए आनंद मित्र पास बैठे हुए हैं, और आखिरी उन्होंने कहा कि तुम मेरे भरोसे जीवन मत चलाओ, मेरे भरोसे हमारे जीवन में अंधकार हो जाएगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे चलेंगे। तो उन्होंने कहा अपदीपो भव। क्या कहा? अपदीपो भव। जिसको हमने क्या बोला? आत्मदीपो भव। अपनी आत्मा को दीपक बना लीजिए। अपनी आत्मा को जब आप दीपक बना लेंगे तो अंदर का प्रकाश हो जाएगा, तो फिर बाहर के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए जिसका अंदर का प्रकाश जाग जाता है वो चुप हो जाता है। वो बहुत गाली गलौज करने वाले, रिएक्शन देने वालों के सामने जवाब नहीं देता, उसको पता है ये मूर्ख है, वो चुप हो जाता है। इसलिए आपने बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान को देखा होगा, वो चुप रहते हैं, वो भड़बड़ नहीं करते। लेकिन जो थोता चना होता है वो बोले जाओ बड़ 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 बड़। थोता चना बाजे का नाम। ये सत्य है जीवन का। डफ्ट। हमने क्या किया? आत्मदीपोभव को कहां लगाया? उस तारे के बीच में, यानी अपने नाभि कुंड में। हाँ, वहां पर हमने, यहां दीप प्रज्वलित हो जाएगा, यहां दीप प्रज्वलित होगा। कैसे होगा? आत्मदीपोभव। अपनी आत्मा को दीपक बनाओगे, नीचे लिखा आत्मदीपोभव, अपनी आत्मा को दीपक बनाओ। तो अपने दीपक बनाया, वो ज्योति प्रज्वलित होकर कहां चली? ऊपर की ओर चली। कहां चली? ऊपर की ओर चली। और जो ऊपर की ओर चली तो ये क्या फैला? क्या फैला? उसको क्या बोलेंगे? आलोक। जब ये फैला तो आपका व्यक्तित्व क्या बना? क्या बना? क्या बना? सितारा। वो तारा है, आपको पता ही नहीं है कि आपका लोगो तारा है। हाँ, ये एक्सप्लेनेशन आज मैं दे रहा हूं सबके बीच में, कि अपने आधार को जब आत्मदीपोभव से जागृत करके अपने नाभि कुंड में आत्मा का दीपक प्रज्वलित करोगे तो ऊपर की तरफ जब आलोक फैलेगा तो स्वयं सितारा बन जाओगे। ये बच्चों के लिए है, इसलिए वो कॉपी के ऊपर आत्मदीपोभव आलोक का ये लोगो, इसको कभी डिकोड करने की कोशिश नहीं की, जानते ही नहीं। पता था पहले? सच सच बोलो, पता था क्या? नहीं था। हाँ, मैंने पहले बताया था तो उनको याद रहना चाहिए। हाँ, उसमें लिखा है मैंने। इसलिए ये भाव अगर आपके मन में है तो आपके व्यक्तिगत द्वेष भी खत्म हो गया। अभी मैं देख रहा हूं कई जगह आपस में एक दूसरे की टांग खींचने के काम भी चलते हैं, गुटबाजी हो रही है एक दूसरे की। तुम्हारे को क्या बांटना है? या आलोक स्कूल में प्लॉट मिलेगा आपको? हाँ, या एक कमरा मेरे नाम, ललित गोस्वामी के नाम, मेरे मेरे सर ये चितमत सभागार मेरे नाम कर देंगे। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? आचार्य जी ने एक बात और कही, वो कह के मैं दूसरे विषय पर आऊंगा, कि बहुत सुंदर बात कही उन्होंने। मैं हम हमेशा के लिए नहीं है। क्या कहा? हम हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन व्यक्ति के नाते, व्यक्ति के नाते मैं कुछ समय के लिए हूं। क्या सुंदर बात है। व्यक्ति के नाते मैं कुछ समय के लिए हूं, लेकिन समाज के नाते मैं चिरंतन हूं। हाँ, व्यक्ति के नाते मैं कुछ समय के लिए हूं। आप और हम सब व्यक्ति के नाते कुछ समय के लिए हैं। आचार्य जी भी कुछ समय के लिए थे, लेकिन समाज के नाते मैं चिरंतन हूं। कैसे? वो चले गए लेकिन उनके काम हमेशा याद रहेंगे, है ना। आज हम महात्मा गांधी को याद करते हैं, तो न तो उनकी देह है, न उनके कोई सामान हमारे पास पड़े म्यूजियम में पड़े हुए उनके, लेकिन हम किसको याद करते हैं? उनके काम को। तो आप और हम भी कोई जाने वाले, हम सब अस्थाई हैं। तुम भी अस्थाई हो, मैं भी अस्थाई हूं, ये भी अस्थाई है।
लेकिन स्थायी क्या है? हमारे काम। हम इस संस्था में काम करके जाएंगे तो जो जिन्होंने काम किया उनको किनको याद करते हैं? हम तखत सिंह जी भटनागर को याद करते हैं। हाँ, हम मधुर माथुर दीदी को याद करते हैं, हम सुमन दवे को याद करते हैं, हम पुष्पा दीदी को याद करते हैं। हाँ, हम नारायण जी सर को याद करते हैं, हम अरुणा मेहता को याद करते हैं। व्यक्ति थे, चले गए, संस्था से चले गए, कुछ लोग दुनिया से भी चले गए, लेकिन चिरंतन क्या है? उनके कर्म। और वो ऐसा कर गए थे। आप भी जब तक हैं अपनी छाप यहां छोड़ के जाएंगे कि मैं थी तब तक। सर आज हम फिलोमिना डिसूजा क्यों आएंगे? काली सी, दुबली पतली सी, कोई पर्सनैलिटी नहीं, एकदम काली बिल्कुल, और इतनी दुबली पतली। आचार्य जी भी याद करते थे। तरुणा दीदी वहां सुन रहे हैं शायद, मुझे नहीं पता। अगर तरुणा दीदी वहां बैठे हैं तो वो सुन रहे हो तो फिलोमिना डिसूजा को क्यों याद करते हैं? क्यों याद करते हैं? उन्होंने एक सिस्टम को डेवलप किया बच्चों। बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत कड़क थी, वो डरते थे बच्चे उनसे। वो यूं चूटियां भरती थी, मनोज जी सर पढ़े हुए उनसे, यूं कड़क थे एकदम। हिरण मंडी यूनिट में आपस में आपकी कोई बात मजाक की बात है तो जोर से हमको भी सुना दो जरा। मैं जब बात गंभीरता की बात कर रहा हूं तो आप लोग आपस में बात करके क्यों, किस बात के लिए हंस रहे हैं आपस में? विषय की गंभीरता को समझिए। आज मैं इतनी मेहनत करके इतनी दूर चल के भी आया हूं तो आप लोग इस चीज को नोट भी करिए, इधर से सुन के इधर मत निकालिए। मुझे इस बात पे बहुत कभी कभी अफसोस भी होता है। कुछ लोग तो बस नशेड़ों की तरह है, मोटी खाल ओढ़े हुए, तो वो वैसा मत बनिए। जहां भी बैठे हैं पूरी गंभीरता से विचार करके सुनिए और नोट करिए, ताकि ये चीजें जीवन में दोबारा वापस कोई सुनाने वाला नहीं है। तो समाज किसको याद करता है? समाज आपके कार्य को याद करता है। और हम उलझे रहते हैं किसमें? वाद विवादों में। अपने तर्क देते रहते हैं कि मैं सही हूं, तुम गलत हो। और जब व्यक्ति तर्क पर उतर आता है, वाद विवाद से उतर आता है, मैं वाद विवाद से आप सबके बीच में जीत सकता हूं, लेकिन मैं आपके बीच का स्नेह और प्रेम हमेशा के लिए खो दूंगा। You can win. You can win a gold medal, but you lose your relationship. जीतने के लिए काम मत करिए। हारने के, रिश्ता बचाना हो तो हारने के लिए भी तैयार हो जाइए। ये जीवन का मंत्र है। अगर आपको रिश्ता बचाना है तो हारने के लिए भी तैयार हो जाइए। और यदि आपको केवल जीतना ही है, अहंकार से भर जाना है, तो रिश्तों को भूल जाइए, फिर जीतते चले जाइए। ये आलोक का दर्शन है। आलोक संस्थान के एडमिशन की प्लानिंग को तो मैं 50 बार डिस्कस कर चुका, लेकिन जो भूमिका है कि हम आखिर मैंने एक तैयार किया है। आलोक संस्थान के दर्शन भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की संजीवनी। हाँ, एक मैंने बड़ा अभी इन दिनों वो चल रहा है, त्रिवेणी संगम की बात बहुत चल रही है, तो मैंने उस पर विचार किया कि आलोक भी त्रिवेणी संगम है। हाँ, किसकी त्रिवेणी कौन बताएगा? बताइए, बोलिए बोलिए। बोलिए। हाँ बिल्कुल, पता तो बोलिए, फिर हिचक क्यों रहे हो? शिक्षा, संस्कार और संस्कृति, इसकी त्रिवेणी है ना? तो आलोक संस्थान की जो, अब आप जब आप मेंटली तैयार हो जाएंगे, आपके इंजन को स्टार्ट करने आएंगे। हाँ, जहाज को जब एक पहली बार समुद्र में उतारा जाता है ना, तो उसकी बहुत बड़ी सेरेमनी होती है, एक बड़ी सेरेमनी की जाती है। अभी वो प्रतीक सर को ध्यान होगा, वो क्या नाम, जेंटिंग। हम मलेशिया गए थे तो उस क्रूज में बैठे थे, तो जेंटिंग की लॉन्चिंग सेरेमनी की वीडियो तैयार थी, वो यूट्यूब पर भी, गूगल पर भी अवेलेबल है। तो ये
ये ओरिएंटेशन आज का एक तरह से आपको समाज में उतारने से पहले आपकी एक सेरेमनी है कि आप आलोक को इनवाइट कर रहे हो। दर्शन को तो मैंने मोटे मोटे रूप से समझा दिया। अब हमारी क्या क्वालिटीज हैं? हाँ, हमारा उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं। अभी ये ललित जी को मैंने भेजा था तो इन्होंने पढ़ा, सर पेरेंट्स को भी यही भेज सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, इसको थोड़ा सा इंप्रूव करके भाषा को थोड़ा सा पॉलिश करके और भेजा जा सकता है। हमारा मूल उद्देश्य ये नहीं था कि हम स्कूल चलाएंगे, स्कूल के साथ बच्चों को, समाज को भारतीय संस्कृति से जो अलग होते जा रहे उनसे जोड़ना, जीवन जीने की कला सिखाना। उसमें क्या क्या पॉइंट होंगे? संस्कार होंगे, सेवा होगी, सहिष्णुता होगी, कर्तव्य बोध होगा, राष्ट्रभक्ति होगी और मानवीय संवेदनाएं होंगी। और उनके घर दिए जले ले जाते हैं तो उसके पीछे मानवीय संवेदनाएं हैं। संस्कार तो है ही है, लेकिन मानवीय संवेदना की, अपनों से जो डिप्राइव्ड है उनको भी कुछ देना चाहिए, ये मानवीय संवेदना है। इसलिए आलोक ने शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों, वो मूल तत्व कौन कौन से? आपसे कोई पूछे संस्कृति बात के कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, संयम, त्याग, सेवा, करुणा, कर्तव्य परायणता और अपने पाठ्यक्रम की गतिविधियों में इन सभी को वातावरण बनाते हुए उनको अभिन्न हिस्सा बनाना, ये आलोक की दर्शन की खासियत है। भारतीय संस्कृति के साथ शिक्षा का अद्भुत समन्वय है, कोऑर्डिनेशन। इट्स ए यूनिक ब्लेंड ऑफ द कल्चर एंड एजुकेशन। हम पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उत्सव, हर आयोजन, हर गतिविधि में बच्चों को भारतीय संस्कृति के करीब लाने का प्रयास करते हैं। वो जब रंगों की होली खेलते हैं, हमारे यहाँ एक परंपरा चल गई, पहले तो बहुत भारी परंपरा थी कि जो जो व्यक्ति भारतीय संस्कृति का विरोध कर सके, उसको दकियानूसी घोषित कर सके, वो सबसे एडवांस। क्या ये कौन से स्कूल में पढ़ा दिया, बच्चा जय श्री कृष्ण बोलने लग गया। अभी वीडियो वायरल हो रहा है ना आजकल, एक वो जय श्री कृष्ण है। अरे जय श्री कृष्ण क्या बोलते? पहले तिलक लगाना बड़ा, मतलब ये समझा था घटिया काम है। अरे यार ये तो कोई पोंगा पंडित दिखता है, पढ़ा लिखा नहीं है, तिलक लगा के आया है। आजकल जय श्री राम कॉलेजों में भी बोला जाता है, तिलक भी लगाया जाता है, जय श्री कृष्ण भी डंके की चोट पर बोला जाता है। ये क्या परिवर्तन है? संस्कार का परिवर्तन है। हमने हर गतिविधि को संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया कि पहले पानी बचाओ, होली के दिन काय को बचाओगे भाई? है, तेरी एक बाल्टी बचाने से पानी बच जाएगा। और प्रदूषण से बचाओ भाई, तू एक दिन पटाखे नहीं छोड़ेगा तो प्रदूषण से बच जाएगा। ये सोची समझी सारी, ये जो डीप स्टेट है, ये वही लोग हैं जो इस संस्कृति को घटिया और सत्यानाशी बताकर हमारी परंपराओं का सत्यानाश करने पर तो लेते। लेकिन अब जाग गया है समाज, समाज चेतन अवस्था में आ गया है। इसलिए आज हम क्या करते हैं? अभी एक मैं पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि समस्या तो वहां है मूल। एक इनर व्हील क्लब ने एक एक्टिविटी करी, वो नहीं करते तो मैं करता है, कि अपनी सास की प्रशंसा में एक पेज लिख के लाओ, और वो जो बढ़िया लिख के लाएगा उसको वहां प्रेजेंटेशन देना होगा। अब प्रशंसा में लिखना है तो भली सास से भली बनती नहीं हो कभी भी, लेकिन लिखनी प्रशंसा। हाँ, तो अपनी सास के बारे में प्रशंसा लिख के लाओ, वो प्रतियोगिता। और फिर उसको, उस सास को उस दिन लाना है, उसको माला पहनानी है, उसके बारे में पर पढ़ना है। फिर वो बोले देखे बटे तुम्हारे इतनी बढ़िया बढ़िया कसीदा बन रही, अटे देखो तो गालियां दे रही है। हमारे कुछ सुन के प्रसन्न हो रही होगी कि अपनी अपनी सास के बारे में। तो खैर मैं उस पर विषयांतर नहीं होना चाहता, लेकिन हमने इसलिए इस बार हम नारी शक्ति के लिए हमने, मैं जब गाड़ी में आ रहा था मुझे 3-4 फोन आए थे कि आपने इस बार भारी घूमर एक अच्छा कार्यक्रम रखा है महिलाओं को जोड़ने के लिए। मैंने कहा इसलिए रखा कि उनकी ड्रेसें बड़ी बड़ी खराब हो जाती है, तैयार कहाँ हूं, किन्हें बताऊंगा। हाँ, तो वो सारी ड्रेसें बड़ी बड़ी खराब हो
उनको जो मौका मिलता है वो ये वो फिर देखो आप जितनी भी सज धज के आने की तैयारी है वो सब सज धज के आएगी। तो ये बहुत बढ़िया बात है, हमने इसीलिए उस कार्यक्रम को रखा है। कुटुंब प्रबोधन के पीछे भी इसी बात का हमारी एक व्यवस्था थी। पूजा होती थी, उस क्लास के बच्चों को तिलक लगाते थे, अब तो वो पता नहीं बंद ही हो गई। मैंने आलोक राजसमंद में काम शुरू किया था कि जिसका बर्थडे हो उसको दंडवत सरस्वती के आगे कराना सिखाओ। वो शुरू नहीं किया अभी तक, अब सिखाइए। सारे यूनिट के लोग यहाँ सुन रहे हैं मुझसे, मैं आप सबसे कह रहा हूँ बच्चे को दंडवत प्रणाम करना सिखाइए। जूते तो खोले ही जाते हैं, वो जिसका बर्थडे होगा वो माँ सरस्वती के सामने दंडवत प्रणाम करेगा, और दंडवत प्रणाम करेगा तो वो दंडवत सीखेगा कैसे दंडवत प्रणाम करना है, कैसे हाथ आगे लगाने, कौन से 7 या 9 पॉइंट कौन से जमीन पर टच हो, है ना। वरना आजकल तो कंधे को छू के भी चरण छू लेते हैं ना? चरण स्पर्श, अरे चरण इधर की भाई, चरण नीचे। तो ये जो चरण स्पर्श है, चरण तो नीचे वही छू भाई। हाँ, ये कंधा छू रहे, कमर पे छू रहे, धोख लागू। अरे भाई इधर किधर धोख लग रहा है, धोख लग नीचे लग। हाँ, चरण नीचे है लेकिन झुकने की वृत्ति नहीं है। खैर मैं विषयांतर नहीं होना चाहता हमारे यहाँ पर, इसलिए इन सब बातों को संस्कार निर्माण में आप सब समझदार है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, लेकिन उनकी आत्मा को मत छीनिए। मैं सारे प्रिंसिपल्स को कहना चाहता हूँ, हाँ हमने हमारी उन सभी कार्यक्रमों की आत्मा को खत्म कर दिया, विशेष रूप से योगा को। मेडिटेशन तो मैं पर्सनली लेता हूँ, इसलिए मैं उसको मरने नहीं दे रहा हूँ, वरना हमने सारी चीजों को मार दिया है। पूजा पद्धति भी यूं ही चल रही है, माला भी ढंग से लेके नहीं आते हैं, इसलिए वो गतिविधियां लाइफलेस हो जाएगी, उसको पुनर्जागृत करिए। हाँ, हमने राष्ट्रगान के वंदे मातरम के कार्यक्रम, ये हवन काय को करते हैं। कई बच्चों के घर में कभी हवन हुआ ही नहीं, वो यार देखते पहली बार हवन कैसे हो रहा है। तो हम प्रैक्टिकली लोगों को, समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। संस्कार निर्माण की दृष्टिकोण से भारत के एक ऐसे सभ्य समाज का निर्माण हम कर रहे हैं जिनकी जड़ें भारतीय संस्कृति में होगी। वो पढ़े लिखे आधुनिक होंगे, लेकिन उनके मूल्य, उनकी जड़ें, उनके संस्कार भारतीयता से होंगे। उसका उदाहरण अतिराग चतुर्वेद है, आईएएस बन गया। मैंने उसको फोन किया तो उसने बोला मैं धूप लगू सर। हाँ, मैंने कहा और अतिराग कैसे हो? मैंने कहा वही प्रयागराज में क्या व्यवस्था है सर? अभी करवा देता हूँ, मथुरा का कलेक्टर मेरा दोस्त है, मैं उसको बोलता हूँ। उसने मुझे बोला, प्रयागराज में गया, प्रयागराज के कलेक्टर का फोन आया, एसपी का भी है, सबका ठीक है, सबके फोन आया, मेरे काम कुछ नहीं आया है। वो जाम इतना था कि वो मैं उनके व्यवस्था से चलूं तो मैं पहुंच ही नहीं पाता। तो वो तो उन्होंने ऐसे कट से फोन तो किया, लेकिन व्यवस्था मेरे हिसाब से मैंने चला था, जीत पाए। मैं एक उदाहरण के रूप में कह रहा हूं। तो क्या है, वो संस्कार वहां काम कर रहे हैं। जो पहला शब्द लिखा था श्रद्धेय आचार्य जी ने उस प्रोस्पेक्टस में, पीला वाला, लाइब्रेरी में पंचवटी स्कूल में पढ़ा होगा कहीं, उसको देखिएगा, पीले रंग का, उस पर लिखा हुआ है आलोक एक प्रयोग। क्या लिखा है? आलोक एक प्रयोग। और उसमें लिखा है व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। क्या लिखा है? व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। शिक्षा के माध्यम से ऐसे चरित्रवान युवकों का निर्माण करना जिससे उनका चरित्र का निर्माण हो और उस चरित्र से राष्ट्र का निर्माण हो। ये लिखा हुआ पहली लाइन में। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट बुकलेट है। संवेदनशीलता जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, उसको भी जगाने की जरूरत है। टेक्निक्स, आज एआई हम यूज कर रहे हैं, रोबोटिक्स पढ़ा रहे हैं, अटल टिंकरिंग लैब हमारे फतेहपुरा में है। इस साल सभी जगह पर हम एआई और ये सब चीजें, रोबोटिक्स इंट्रोड्यूस भी करने जा रहे हैं। तो ये त्रिवेणी संगम है, संस्कार, संस्कृति और शिक्षा, आधुनिक शिक्षा। इसमें एक शब्द और जोड़ दीजिए, आधुनिक शिक्षा, संस्कार, संस्कृति और आधुनिक शिक्षा। इसलिए ये एक बड़ा त्रिवेणी संगम है जिसमें हम केवल बातें नहीं करते हैं, हम काम करते हैं। पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, पौधारोपण हम बहुत ज्यादा नहीं कर पाए, पौधारोपण है, पर्यावरण संरक्षण है, गरीब बच्चों की सहायता है, नशा मुक्ति अभियान है, जल संरक्षण है। हाँ,
ये हमारी सहगामी गतिविधियां नहीं बल्कि वास्तविक शिक्षा का हिस्सा है। इसलिए आलोक संस्थान की 57 वर्ष की यात्रा में विद्यालय चलाने की यात्रा नहीं, भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्यों, आदर्श शिक्षा प्रणाली की पुनर्स्थापना की यात्रा है। ये शिक्षा के माध्यम से एक संस्कारित समाज और सशक्त राष्ट्र के निर्माण की यात्रा है। आलोक अपने हर विद्यार्थी में यह विश्वास भरता है कि वो भारतीय संस्कृति का संवाहक है। क्या शब्द है देखिए, आलोक संस्थान अपने हर विद्यार्थी में यह विश्वास भरता है कि वो भारतीय संस्कृति का संवाहक है, अपने ज्ञान, चरित्र और सेवा से समाज में प्रकाश फैलाने वाला सच्चा आलोक है। ये है, तो ये एक मोटे रूप से मैंने आलोक संस्थान के दर्शन को आपके बीच रखा। एडमिशन कैंपेन के बारे में थोड़ी सी बात करके बात को खत्म करेंगे। अपनी गौरवशाली पहचान के बारे में डिस्कस करिए। 57 वर्ष का हमारा सफर है, ये बताइए। हमारे पास आधुनिक गैजेट्स हैं, हमारी स्मार्ट क्लास से लेकर स्मार्ट बोर्ड से लेकर सब कुछ हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, निरंतर नवाचार करते हैं, कोडिंग से लेकर एआई से लेकर स्मार्ट क्लास से लेकर परिवार संवाद से लेकर जो हमने कुटुंब प्रबोधन किया है, यूनिक वैल्यू प्रपोर्शन में भारतीय नववर्ष है, कन्या पूजन है, कुटुंब प्रबोधन जैसे आयोजन तो है ही है। कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए हम महापुरुषों और सारी जयंतियां मनाते हैं। आज महर्षि याज्ञवल्क्य जयंती है ना, आज भी याज्ञवल्क्य जयंती है। हर पर्व और जयंती पर हम विशेष जुड़ाव बच्चों का हो, इसके लिए करते हैं। हम फंक्शन इसलिए नहीं करते कि डांस गाना बताना, उसका जुड़ाव उस चीज से हो, है ना। रामायण, तुलसीदास जयंती तो तुलसीदास जी से जुड़ा हो, जन्माष्टमी तो कृष्ण से जुड़ा हो। हाँ, लाफ्टर योगा तो खैर ठीक है, हमारा एक एडिशनल एक्टिविटी है। माता पिता को कन्विंस करने की बात है। मॉडर्न एजुकेशन विद कल्चरल प्राइड, हाँ ये वर्ड है, द मॉडर्न एजुकेशन विद कल्चरल प्राइड। विद्यार्थी सिर्फ सफल नहीं हो, संस्कारित भी हो। और चाहे तो एक छोटे छोटे प्रेजेंटेशन बना के रखिए, वीडियो वायरल करते रहिए, लोकल मीडिया में कवरेज देते रहिए। और भी कोई चीज आपको लगती है कि हमको इस बारे में और जानकारी चाहिए तो फ्लायर्स हैं और एक ब्रोशर्स बना के रखिए टीचर्स गाइडेंस के लिए। वो मैं चाहूंगा कि सारे यूनिट हेड्स अपने अपने ढंग से बना के अपने टीचर्स को उनके मोबाइल में दे दें, तो वो पॉइंट डिस्कस करते हो खोल के पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं। आप आलोक से जुड़ेंगे तो समाज को जोड़ेंगे, समाज जुड़ेगा तो आलोक सर्वत्र फैलेगा। आज मैं समझता हूं कि मैंने मेरे अलॉटेड टाइम में बिल्कुल 50 मिनट में मैंने अपनी बात समाप्त की। बहुत टू द पॉइंट बात करी, वैल्यू पॉइंट्स के साथ बात करी, कोई गपबाजी नहीं करी, टू द पॉइंट समझ में आने जैसी बात की। और आप सबको दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि आलोक का दर्शन क्या है, आलोक कैसे काम करता है और हमको कैसे काम करना है। इज दैट क्लियर? नववर्ष की पूरी योजना बनाइए, उसको भी अच्छे से इम्प्लीमेंट करिए, वो भी हमारी यूएसपी है, उसको भी अच्छे ढंग से करके दिखिए। दैट्स ऑल। होपफुली आप सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे। आवाज वहां की भी मेरे पास आ जाएगी आपके चेहरे मोहरे से। श्री राम जय राम के उद्घोष के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।